प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन आज लिए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए मैंने। पिछले 3 सेट बन चुके हैं, चौथा सेट है मास्टर कैडर के लिए, बाकी सभी के लिए टीजीटी पीईटी एंड ऑल। शुरू करते हैं हमारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। Who amongst the critics pointed to the elusive smile of Mona Lisa in her critical work? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने मोनालिसा, इल्यूसिव माने होता है मायावी, मोनालिसा की स्माइल को अपने किसी वर्क में पॉइंट आउट किया है? तो इसका आंसर है हमारा स्टूडेंट्स वॉल्टर पीटर। वाल्टर पीटर इनका फुल नेम है, वॉल्टर होरेशियो पीटर। देखिए हम सेट कैसे पढ़ते हैं, जो बच्चों ने पिछले 3 सेट देख लिए उन्हें पता चल गया होगा। हम सिर्फ एक क्वेश्चन का एक आंसर बड़ा बताते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, हम उस क्वेश्चन को अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस आंसर को भी देख लेते हैं, इसमें और कितने पॉइंट बन रहे हैं वॉल्टर पीटर के बारे में हम पता लगा लेंगे। इंग्लिश एसेइस्ट हैं ये, एंड इनका लाइफ स्पान है 1839, वाल्टर पीटर का 1839 टू 1894, पहली बात। दूसरी बात, इनका फुल नेम है वॉल्टर पीटर नहीं है, वॉल्टर होरेशियो पीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन वॉस, कौन है ये? पोएट, प्लेराइट, पेंटर या आर्ट क्रिटिक? तो एक बार हमको कुछ अलग दिख रहा है इसमें, एक आर्ट क्रिटिक वर्ड, हाँ तो यही इसका सही आंसर है, आर्ट क्रिटिक। ठीक है, एंड इंग्लिश आर्ट क्रिटिक हमारे जॉन रस्किन हैं और विक्टोरियन एज के हैं। थोड़ा सा आज हम हर पोइट का, जो भी हमारे सामने राइटर पोइट आएगा उसकी एज भी बताएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में एज वाइज क्वेश्चन है ना, तो एज पर भी हम बताते चलेंगे आपको। तो जॉन रस्किन है हमारे आर्ट क्रिटिक, इसका सही आंसर है जॉन रस्किन, जिनका फेमस वर्क है अनटू दिस लास्ट। और इनका लाइफ स्पान है 1819 टू 1900। इससे आप इनके सेंचुरीज का पता लगा सकते हो। लाइफ स्पैन मैं इसीलिए बताती हूँ, प्लस इनका जो एज है, किस एज को बिलोंग कर रहे हैं ये, इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी एज को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज़ विक्टोरियन एज, जॉन रस्किन। एंड ये जो हमारे वाल्टर पीटर हैं ये भी विक्टोरियन एज के हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का है, विच फेमस इंडियन डिड जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस? भारत के कौन से इंडियंस थे जिन्होंने जॉन रस्किन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? आंसर हमारा महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी है। एंड स्टूडेंट्स, इस आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 25, आज हमें इस क्वेश्चन में 2 नोबेल प्राइज़ विनर वाले पोइट भी मिलेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट है वो दोनों, वो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। मैरियस एपिक्यूरियन इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय, तो ये नॉवल हमारे वॉल्टर पीटर का है। आंसर हो गया, हिस्टोरिकल नॉवल है। जनर देखते चलेंगे साथ में, कौन सा नॉवल क्या है, ऐसे है, ड्रामा है, व्हाट, तो हिस्टोरिकल नॉवल है ये। ठीक है, और ये जो है पब्लिश हुआ था, ये नॉवल 1885 में पब्लिश हुआ था। हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल नॉवल है, ओनली कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीटेड नॉवल है वाल्टर पीटर के द्वारा, जो फुल लेंथ में जैसे उन्होंने लिखे थे ना, तो इनका उसमें से एक वन ऑफ है जो उन्होंने फुल्ली कंप्लीट किया था, लेंथी इनका जो नॉवेल्स थे। और 1885 में ये पब्लिश हुआ था। इतनी बातें मैरियस एंड एपिक्यूरियन नॉवल के बारे में, हिस्टोरियन एंड फिलोसफिकल नॉवल। अनटू दिस लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन, ये जॉन रस्किन का वर्क है। अनटू दिस लास्ट इज़ एन एफर्ट टू, तो ये किस वर्क, ये जो उन्होंने वर्क लिखा था अनटू दिस लास्ट, ये एक इनकी ऐसे है, इसमें ऐसेज हैं, बुक ऐसेज ऑफ कलेक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम बता देते हैं आपको। अप्लाई बेसिक क्रिश्चियन वैल्यूज़ टू अ मैकेनाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन वैल्यूज़, बेसिक क्रिश्चियन वैल्यूज़ को अप्लाई करना था अर्बन सिविलाइजेशन पे। ठीक है, तो अर्बन सभ्यता पे। अब इससे क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, कि जॉन रस्किन हमारे भारत में महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अच्छा क्वेश्चन है, जॉन रस्किन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसीलिए हमारे सिलेबस में है, ये आप जान लो कि इंडिया से कनेक्शन है इनका। और अनटू दिस लास्ट ये वर्क है 1860 में पब्लिश हुआ है। थीम क्या रही इस वर्क की? ठीक है, क्रिश्चियन वैल्यूज़ तो अप्लाई कर रहे हैं, बस इसका जो थीम है, इकोनॉमी इसका थीम है, और इन्फ्लुएंस्ड, और ये जो बुक इन्होंने लिखी थी गांधी जी, और गांधी जी के सिद्धांतों से, फिलॉसफी से प्रभावित होकर ही जॉन रस्किन ने ये एसेज ऑफ कलेक्शन लिखे थे। तो थीम हो गई, गांधी जी से प्रभावित होकर लिखा है। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
ये डीप हो जाएगा पर जानना जरूरी है। मोहनदास गांधी ट्रांसलेटेड अनटू दिस लास्ट, ये वर्क जो है अनटू दिस लास्ट महात्मा गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था इनटू गुजराती इन 1908 अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदय वेल बीइंग ऑफ ऑल। अब देखिए गांधी जी का ये वर्क सब हम जानते हैं ना, सर्वोदय, सर्वोदय गांधी जी का वर्क है। वेल बीइंग ऑफ ऑल इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन ये इन्होंने गांधी जी ने ट्रांसलेट किया था जॉन रस्किन का वर्क अनटू दिस लास्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वालजी गोविंद जी देसाई ट्रांसलेटेड इट बैक टू इंग्लिश इन 1951 अंडर द टाइटल ऑफ अनटू दिस लास्ट। अब फिर से देख लो, अब गांधी जी ने इसी वर्क को, गांधी जी के इसी वर्क को इन्होंने टाइटल वालजी गोविंद जी ने 1951 में कर दिया अनटू दिस लास्ट नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट। पैराफ्रेज, ये अलग थोड़ा टाइटल में उन्होंने आप पैराफ्रेज जोड़ दिया। दिस लास्ट ऐसे कैन बी कंसिडर्ड दिस हिज प्रोग्राम ऑन इकोनॉमिक्स एज एन अनटू दिस लास्ट गांधी फाउंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़। तो अच्छा है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल आइडियाज़ मिले गांधी जी को इससे काफ़ी, मतलब गांधी जी इनके जॉन रस्किन महात्मा गांधी से प्रभावित थे, महात्मा गांधी उनके वर्क से प्रभावित थे, दोनों का कनेक्शन अच्छा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द 1837 वर्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक रचना है, एक रचना का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई थी 1837 में ये वर्क, ठीक है। किसके द्वारा, आंसर इसका ए हमारा थॉमस कार्लिल के द्वारा, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कब हुआ था, 1789 में हुआ था ना, फ्रांस की क्रांति, वही फ्रांस की क्रांति है ये। इसी नाम से थॉमस कार्लिल ने ये वर्क लिखा, 1837 में ये पब्लिश हुआ था, 3 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ था। थॉमस कार्लिल हमारे विक्टोरियन एज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऐसे बाय। तो स्टडी है किसकी, रेनेसां की, हिस्ट्री की। ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाल्टर पेटर, पहली बात वाल्टर होरेशियो पीटर, इनका फुल नेम, इंग्लिश एसेइस्ट है, लंदन के हैं, ब्रिटिश हमारे राइटर हैं। इतनी बातें। और ये जो वर्क है ना 1873 में पब्लिश हुआ था, ये स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां पब्लिश कब हुआ था, 1873 में पब्लिश हुआ था। और ये किस बारे में था, रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण, रीडिस्कवरी, थॉट्स की, विचारों की। तो ये हम आपको बता दें अबाउट रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन इन 15th सेंचुरी इटली, ठीक है। और ये इस वर्क ने हमारे ऑस्कर वाइल्ड जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। वर्क और वाल्टर पीटर का है ये आंसर, इतना काफ़ी है इसके बारे में। वाल्टर पीटर हमारे कौन सी एज के हैं, विक्टोरियन एज के हैं, WV। द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर वाल्टर स्कॉट थ्रू हिज वर्क मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर वॉज एज। तो हमारे ये जो सर वाल्टर स्कॉट हैं, इनको मिली पहली पहचान अपने इस वर्क से, किस रूप में, पोएट के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में। तो आंसर इसका है ए, प्ले राइट के रूप में, प्ले राइट यानी लेखक के रूप में, ठीक है। प्ले राइट के रूप में इनको मिली पहचान। और ये जो इनका वर्क है ना, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, ये एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मीन्स होता है संकलन, कई सारे ऐसे इसका संकलन कर लिया, कई सारे पोएम्स का या कई सारे ऐसे लिखी हुई स्पीचेस का, दैट इज़ एंथोलॉजी। तो ये जो एंथोलॉजी है, ये एंथोलॉजी ऑफ बैलेट्स है, ठीक है। बैलेट्स होते हैं जो फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है, इसके कई एडिशन पब्लिश हुए थे और पब्लिश हुआ था ये 1802 में। इतनी बातें क्वेश्चन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर ये सर वाल्टर स्कॉट का वर्क है, ठीक है। कलेक्शन है ये, कलेक्शन ऑफ बैलेट्स, एंथोलॉजी है ये। इसका जेनर पूछें अगर इस वर्क का तो क्या है, जेनर क्या है, नॉवेल है, ड्रामा है, क्या है, जेनर है, एंथोलॉजी है ये, कई एडिशन में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द क्रिटिक हु सॉ द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ अ पोएट विद इन द एनकम्पासिंग पोएट ए ट्रेडिशन रनिंग इनटू द एंशिएंट पास्ट। अब इतनी लंबी चौड़ी लाइन के क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो आराम से उसको पहले थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे क्रिटिक का नाम बताइए जिन्होंने देखा इंडिविजुअल टैलेंट का वर्थ, वैल्यू देखी एक पोइट की, विद इन द एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग मीन्स पोइटिक ट्रेडिशन, एनकम्पासिंग मीन्स होता है उसमें शामिल हो गए, पोइटिक ट्रेडिशन जो कवियों का जो एक ट्रेडिशन था, एक रूढ़िवादी तो चली आ रही थी, उसमें खुद शामिल होकर उन्होंने देखा खुद से उस जो एंशियंट पास्ट में, प्राचीन समय में जो भी पोइटिक ट्रेडिशन था चला आ रहा था, उसमें खुद शामिल होकर उस क्रिटिक का नाम बताओ जिन्होंने वो टैलेंट देखा पोइट्स का। इतनी बातें। अब आंसर्स का बता देते हम आपको। इसका आंसर है हमारा T.S. इलियट, ठीक है। T.S. इलियट इसका आंसर है, थॉमस स्टर्न इलियट, फुल नेम इनका हो गया। ये पोइट है,
द वेस्टलैंड इनकी बहुत फेमस पोएम है। द मर्डर इन द कैथेड्रल इनका बहुत फेमस ड्रामा है। टी.एस. इलियट का लाइफ स्पान है 1888 से लेकर 1965, है ना। एज कौन सी है टी.एस. इलियट की? मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं, हमारे सिलेबस में है मॉडर्न एज वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड बोले इज अ कैरेक्टर इन। गॉड बोले एक कैरेक्टर है किसी की रचना में, तो वो कौन सा है? तो ये आंसर इसका है आ पैसेज टू इंडिया। आ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, राइटर कौन है? दैट इज E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर जो है जिन्होंने आ पैसेज टू इंडिया लिखी है, उसमें एक कैरेक्टर है प्रोफेसर मारियन गॉडबोले। फुल नेम ये है इनका, इसमें केवल गॉडबोले लिखा है, पूरा नाम है उस कैरेक्टर का प्रोफेसर मारियन गॉडबोले। और इसके जो हमारे लेखक है E.M. फॉस्टर, इनका नाम हमने सुना ही है। अ पैसेज टू इंडिया इनका वर्क है। इतनी बातें। और ये एक पैसेज टू इंडिया क्या है, तो एक नॉवेल है और ये पब्लिश हुआ था 1925 में पब्लिश हुआ था। और भारत में जो समय जब चल रहा था ब्रिटिश इंडिया 1920 का समय इस नॉवेल में दिखाया गया है। ठीक है, फॉस्टर के खुद के अनुभव भारत के वो उन्होंने इसमें रखे हैं 1920 के समय के। 1924 में ये पब्लिश हुआ था। और E.M. फॉस्टर का फुल नेम क्या है? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। यूके के हैं, ब्रिटिश राइटर है हमारे। इतनी बातें इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है। आप पैसेज टू इंडिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है हमारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिसाइड्स बीइंग अ पोएट W.B. येट्स ऑल्सो बिकेम फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोएटिक ड्रामा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या होते हैं? जो ड्रामा तो होते हैं, ड्रामा लिखा है, कहानी लिखी है, भाई कुछ चल रहा है, बट पोएटिक वे में लिखे जाते हैं, वर्ड्स में लिखे जाते हैं, तो पोएटिक ड्रामा कहलाते हैं। इतनी बातें। और तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे जो यीट्स हैं, एक पोइट के अलावा पोएटिक ड्रामा भी के उसमें भी ये फेमस थे। W.B. येट्स, W यानी विलियम, B यानी बटलर, येट्स, विलियम बटलर येट्स। और ये आज का बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि हमारे जो W.B. येट्स हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1923 में। तो ये हमारे स्पेशल हो जाते हैं इनके वर्क, और इनको आप अच्छे से इनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ेंगे। W.B. येट्स 1923 नोबेल प्राइज़ विनर है। आयरिश पोइट हैं, ये आयरलैंड के थे। ठीक है, आयरिश पोइट है ये। इनका फेमस वर्क है लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। हमारे सिलेबस में ये मॉडर्न एज में आ रहे हैं। और इनका लाइफ स्पैन मैं आपको बता दूं, देखिए मैं हर बात पॉइंट ही बोलती हूँ और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट नहीं होंगे, वो आप देख लीजिए इसके सारी चीज़ें। 1865 जन्म एंड 1939 W.B. येट्स का लाइफ स्पैन है, डेथ। ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको? 1923 में। आयरिश पोइट हैं, मॉडर्न एज के हैं। इनका एक फेमस वर्क बता दूं, लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल्स इज़ अ क्रिटिकल वर्क। ये एक वर्क है, ठीक है, एक रचना है। किसकी है पहले तो बता देते हैं। E.M. फॉस्टर की है, जिन्होंने अ पैसेज टू इंडिया लिखा है। पहले क्वेश्चन आया था ना। अच्छा, तो इसका जेनर क्या है? क्रिटिकल वर्क है ये। और पब्लिश कब हुआ था ये नॉवेल? 1927 में पब्लिश हुआ था। और है क्या? ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है। लेक्चर जब कोई बहुत पहुँचे हुए लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में इनवाइट किया जाता है ना, लेक्चर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे, तो वो भी उनको भी लिख लिया जाता है, संकलित करवा के छपवा दिया जाता है। तो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है ये, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। और इनके खुद के अनुभव हैं इसमें भी। ये हमारे जो E.M. फॉस्टर हैं, इनका लाइफ स्पैन है 1879 टू 1970। इतनी बातें। यूके के हैं ये, ब्रिटिश। और एज कौन सी है इनकी? मॉडर्न एज के हैं हमारे E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स। पहले तो हमारा क्लियर क्या हो रहा है यहाँ से, ये जो वर्क है टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स, ये हमारे थॉमस हार्डी जी का है। पहली बात, नोवेल है ये, एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी बेस्ड नोवेल है। पब्लिश इसका पहले मैं आंसर बता दूं आपको, आंसर है प्योर वुमेन। तो इसका सब टाइटल क्या हो जाएगा? टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स का प्योर वुमेन। पब्लिश हुआ था 1891 में ये वर्क, और नोवेल है, ट्रेजेडी है। ठीक है, थॉमस हार्डी हमारे लाइफ स्पैन इनका है। अच्छा, थॉमस हार्डी हमारे विक्टोरियन एज के हैं, और इनका लाइफ स्पैन है 1840 टू 1928। मॉडर्न एज में आएंगे ऑब्वियसली, विक्टोरियन एज में आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नॉवल। देखिए, थॉमस हार्डी के जितने भी नॉवेल्स होते हैं, तो उसमें वो इंग्लैंड की एक जगह होती है, वो अपने हर
हर कहानी को उसी जगह सेट करते हैं कि उस जगह पे है। जैसे इसका आंसर मैं बता दूं, वेसेक्स है, तो इंग्लैंड में एक प्लेस है वेसेक्स, उस पे ये अपनी जगह बिठाते हैं, अपने सारे कहानियाँ रखते हैं। वेसेक्स में राजा था, वहीं हुआ ये सब वो सब, है ना। तो ये एक हर ऐसा करते हैं राइटर्स जो होते हैं एक जगह। जैसे हम अपने इंडियंस राइटिंग में एग्जाम्पल ले लें, सभी समझ जाएंगे। आर के नारायण जी हैं जो मालगुड़ी जगह का इस्तेमाल करते हैं रियल में, जबकि वो जगह नहीं, काल्पनिक जगह थी। उन्होंने अपने हर नॉवेल में मालगुड़ी जगह का जिक्र किया है। तो ऐसे ही हमारे हार्डी जो हैं वो वेसेक्स प्लेस को रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। बहुत अच्छा नाम याद आया, ये लोग रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। क्यों? एक रीजन पकड़ लेते हैं, वो रीजन वो क्षेत्र, उसी हमारे अपनी सारी कहानियाँ रखते हैं, वहीं पर सेट करते हैं बैकग्राउंड। तो दे आर रीजनल नॉवलिस्ट, हार्डी एंड आर के नारायण। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा वेसेक्स हो जाएगा। ये जगह कहाँ है? इंग्लैंड में। हर चीज़ हर पॉइंट पकड़ के चलिए। विच वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिड टी.एस. इलियट यूज फॉर राइटिंग इज फेमस पोएम द वेस्टलैंड? देखो, एंथ्रोपोलॉजी मतलब संकलन, कई सारे कहानियों का, बुक्स का, निबंधों का, ऐसे इसका संकलन है ना, कलेक्शन, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एक साथ मिला के पब्लिश करा दिया, हमारा क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजी। तो टी.एस. इलियट ने लिखी थी द वेस्टलैंड, तो उन्होंने कहाँ से उसका वो लिया, सोर्स लिया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, द गोल्डन बो। गोल्डन बो, वो मीन्स होता है शाखा, ब्रांच, द गोल्डन बो। तो ये हो जाएगा। द वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी 1922 में, 1922 में पब्लिश हुई थी। टी.एस. इलियट हमारे मॉडर्न एज में आते हैं। फुल नेम है इनका थॉमस स्टर्न्स इलियट, 20वीं सेंचुरी के हैं। इनकी इम्पोर्टेंट बात यह है, इनको 2 देशों की नागरिकता थी इनके पास रही, मतलब पहले यूएस की रही, यूएस में जन्म हुआ था इनका, और लास्ट इनका अपने मतलब लास्ट समय जो अपने लाइफ का था इन्होंने ब्रिटिश इंग्लैंड में बिताया था। तो यूएस की नागरिकता रही इनके पास पहले, फिर बाद में ब्रिटिश की नागरिकता रही। ठीक है, जो हमारे कहते हैं ना, नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। तो वो रही इनके पास 2 देशों की, यूएस एंड ब्रिटिश की। और 1888 में इनका जन्म हुआ है हमारे टी.एस. इलियट का। देखो, इनके ऐसे टी.एस. वाले ऐसी चीज़ें आए ना, तो खुद ही सर्च कर लो इनका फुल नेम क्या है। क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी ना नॉलेज आपकी। 1888 इनका लाइफ स्पैन है। 1965 में मृत्यु है इनकी। यूएस में जन्म है, यूके में मृत्यु है। इम्पॉर्टेंट है। कौन से ऐसे राइटर हैं, भाई यही पूछ ले उनका क्या है कि जो दो देशों की, 2 कंट्रीज़ की जिनके पास सिटीजनशिप रही एक एक करके, तो हमारे टी.एस. इलियट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ पायनियर इन द टेक्निक ऑफ। बहुत ही ग्रेट लेडी रही है राइटिंग में। तो एक टेक्निक थी उसकी, ये पायनियर माने पथ प्रदर्शक कहते हैं जिसको। पायनियर नहीं, बाकी सबको आगे चल के इंस्पायर किया उस टेक्निक से। वो टेक्निक कौन सी है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि इस तरह से लिखना अपने नाटक, अपनी कहानी लेखन, नॉवेल्स ऐसे लिखना कि कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं वो मायने इतना नहीं रखता है, कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो पूरा उन्होंने वो लिख दिया, वो एक्चुअल लिख दिया। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये चीज़, अलग हटके है। ये नॉवल पढ़ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अचानक ही किसी भी कैरेक्टर के विचार एकदम से लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, मतलब कुछ बात चल रही है, कुछ एकदम से आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसे ही कहते हैं। जो भी कैरेक्टर्स के माइंड में थॉट्स चलते हैं ना, थॉट्स ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, वो ही हमें लिखा हुआ मिलता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और मनोविज्ञान में विलियम्स जेम्स इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स जॉयस से वास फ्रॉम। अब देखो यहाँ कितना ईजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। बार बार मैं आपको हर राइटर का बताती हूँ ना, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ मृत्यु हुई, लाइक दिस। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। जेम्स जॉयस से किस कंट्री के थे? हमारे आयरलैंड के थे, आयरिश थे। जेम्स जॉयस का फुल नेम मैंने पिछले 2-3 सेटों में हर बार बताया है। जेम्स ऑगस्टन एलोसिस जॉयस, नॉवलिस्ट है ये, मॉडर्न एज के हैं, मॉडर्न एज के हैं जेम्स। ठीक है, मॉडर्न एज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस, ये एक वर्क हो गया इनका। एंड फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियस आर 2 एसेस बाय। तो ये 2 एसेस किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा D.H. लॉरेंस। आंसर क्या है इसका? D.H. लॉरेंस है। इनका पब्लिशिंग ईयर भी सामने लिखा ही है, साइको एनालिसिस एंड अनकॉन्शियस 1921 में पब्लिश हुआ है। फैंटासिया ऑफ द अनकॉन्शियस 1922 में पब्लिश हुआ है। D.H. लॉरेंस का वर्क है ये। और क्या है इनके बारे में? हमारे D.H. लॉरेंस जो है इंग्लिश
राइटर एंड पोइट है, इंग्लिश यानी इंग्लैंड के हैं। D.H. लॉरेंस का फुल फॉर्म, D.H. का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट। एक तो पूरे नाम, ठीक है, ये देखो H.G. का कुछ तो होगा ना, तो एक तो इनके पूरे नाम याद रखें, प्लस किसी किसी राइटर्स के बहुत अच्छे पेन नेम रहे। पेन नेम यानी जिस उपनाम से लिखना, असली नाम कुछ और। पेन नेम भी कहीं सर्च कर लेना, होगा तो मैं बताऊंगी, पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इतनी बातें इस वर्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम गोल्डिंग का वर्क है लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज इज सेट। अब सेट मतलब कि वो कौन सी जगह पे क्या उसमें शहर लिया है और कौन सा शहर यूज़ किया है, कौन सा प्लेस फिजिकली जो है ना, जोग्राफिकली। तो आंसर इसका है ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। एक डेजर्ट आइलैंड है, उस जगह पे इनका ये सेट है विलियम गोल्डिंग का वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था, इनका ये वर्क 1954 में पब्लिश हुआ था, और ये इनका डेब्यू नॉवेल था विलियम गोल्डिंग का। स्पेशल बात, ये डेब्यू पहला नॉवेल था इनका। विलियम गोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे विलियम गोल्डिंग कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, हमारे सिलेबस में ना कंटेम्प्रेरी। तो ये कंटेम्प्रेरी सिलेक्ट एज के आ जाते हैं, पहली बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में, किनको, विलियम गोल्डिंग को। और बुकर प्राइज़ विनर भी हैं, इनको बुकर प्राइज़ 1980 में मिला था। विलियम गोल्डिंग नोबेल प्राइज़ 1983, बुकर प्राइज़ 1980। और ये जो इनका वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये इनका डेब्यू नॉवेल है, 1954 में पब्लिश हुआ था। ये खुद कंटेम्प्रेरी एज में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड गेम इज़ अ प्ले बाय। एंड गेम इज़ अ प्ले, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये एक 1 एक्ट प्ले है, और इसका आंसर है सैमुअल बैकेट। सैमुअल बैकेट का ये प्ले है, इन्होंने लिखा है, 1 एक्ट प्ले है, और मात्र इसमें 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। और जैसे कि प्ले है तो ये परफॉर्म होते थे, छपते तो ठीक है, पब्लिश तो होना है, लेकिन परफॉर्म भी होते थे ना, स्टेज पे प्ले है। तो ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1957 में, और फ्रेंच भाषा में। हमारे जो सैमुअल बैकेट हैं 2 भाषाओं में लिखते थे, इंग्लिश में और फ्रेंच में लिखते थे। तो इन्होंने इस प्ले को भी दोनों भाषाओं में लिखा था, और ये पहली बार 1957 में परफॉर्म हुआ था। ये प्ले फ्रेंच लैंग्वेज में ही ये परफॉर्म किया गया था। इतनी बातें। और हमारे जो सैमुअल बैकेट है ये आयरिश ड्रामाटिस्ट है, ठीक है, आयरिश राइटर है, और ये मॉडर्न एज के हैं। एग्जाइल्स इज़ अ प्ले बाय। एग्जाइल्स का किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स जॉयसी के द्वारा। जेम्स जॉयसी भी आयरिश राइटर हैं। एग्जाइल्स वर्क हुआ था पब्लिश 1918 में, और ये एक ड्रामा है, प्ले है, लिखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये T.S. इलियट का वर्क है, एक प्ले है, और ये कॉमिक वर्स प्ले है। कॉमिक भी है, प्ले है, पर वर्स प्ले, वर्स वही मतलब कि गाते हुए बोल रहे हैं कैरेक्टर, है ना। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इज़ अ प्ले बाय T.S. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है अ रूम ऑफ वंस ओन इज़ अ वर्क बाय। तो ये किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, पब्लिश हुआ था 1929 में। और इसका जेनर क्या है, ऐसे है, ड्रामा, नॉवल, पोइट्री। ये हमारा ऐसे है, निबंध, ऐसे वर्क है ये। अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, 1929 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट 2 वॉल्यूम ऑफ टेड ह्यूज पोएम्स एक्सप्रेस। देखिए, तो जो टेड ह्यूज हैं, इनके जो पोएम्स जो उन्होंने स्टार्टिंग में, जब करियर स्टार्टिंग में जो उन्होंने पोएम्स लिखी थी, तो उसमें जो 2 पहले पोएम्स, इनके जो वॉल्यूम्स आए थे, तो वो जिक्र करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं एन अवेयरनेस ऑफ द एफिनिटीज़ बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। जैसे कि इनके वर्क थे एनिमल लाइफ्स के बारे में बताएंगे। उस जैसे इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द हॉक इन द रेन, क्रो, ये इनके वर्क हैं। और एनिमल लाइफ के बारे में उन्होंने बात करी है उसमें, तो एक बार एनिमल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एन अवेयरनेस ऑफ द एफिनिटीज बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। टेड ह्यूज हमारे हैं, कंटेम्प्रेरी में आते हैं ये, और इनका फुल नेम है, टेड ह्यूज नहीं है इनका, टेड वर्ड नहीं आता, इनका नेम पेन नेम हो जाएगा। ये इनका रियल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग। नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। तो ये पोएम्स कलेक्शन है, किसके द्वारा है, आंसर इसका हो जाएगा बी, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने लिखा है ये,
और स्टीव स्मिथ हमारी जो फीमेल पोएट है, इंग्लैंड की हैं। और स्टीव स्मिथ, इनका फुल नेम है फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ। जैसे कि टेड ह्यूज का फुल नेम क्या है हमारा, एडवर्ड जेम्स ह्यूज। और स्टीव स्मिथ जो हमारी फीमेल पोइट है, इनका फुल नेम है फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ। इजी है, याद हो जाना चाहिए फ्लोरेंस नाम से। और नॉट वेविंग जो वर्क है इनका, नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, ये हमारा पब्लिश हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। और स्टीव स्मिथ हमारी जो है वो कंटेम्प्रेरी में आती हैं। इतनी बातें। और आज हमारे पूरे कितने क्वेश्चंस हो गए, 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे प्रैक्टिस सेट के तहत। स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।